लैब ग्रोन डायमंड्स को ना एज अ रेप्लिका नहीं बोल सकते, क्योंकि इट इज प्रीटी मच ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑफ अ डायमंड। करेक्ट। सो बेसिकली इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डायमंड। यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ को गिफ्ट किया गया था अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो यही चीज़ थी जो आप बिल्कुल लैब ग्रोन डायमंड ही था। आपसे तो नहीं खरीदा। तो ये समझना है कि भाई ये है तो डायमंड ही सिर्फ लैब में बना हुआ है, ये चीज़ एक लोग मिस कर जाते हैं। इसमें से एक स्टोन है नेचुरल डायमंड और एक स्टोन है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। फायर, लस्टर, शाइन, आपको तो पता है ना कौन सा प्रीटी मच आपके क्वालिटी और कलर के ऊपर डिपेंड। कलर मतलब तो उसकी जितना वाइट पत्थर है उतना बेटर वैल्यू। ओके, अब मैं आपके स्टोर में आया, सर मुझे एक 1 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड दीजिए। ये है 1 कैरेट का, ये 1 कैरेट का ES1 F क्वालिटी का लैब ग्रोन है। इसका कितने में पड़ेगा ये मुझे? ये आपको फाइनल नेट 60,000 में पड़ेगा। 60,000 तो कीजिए अभी मैं आपके पास। ये इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, फाइनल प्राइस है 60,000। आज की जो बातचीत है वो है मेहुल जैन के साथ। एवोब्राइट करके एक स्टार्टअप है और डील करते हैं ये लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में। और ये टर्म थोड़े लोगों को पता होगा, थोड़े लोगों को नहीं पता होगा ये होता क्या है, ये तो आप कॉन्वर्जेसन सुनिए। लेकिन भाई आज का जो इंटरव्यू है वो डेफिनेटली कुछ फ़ायदा कराने वाला इंटरव्यू है, पैसे बचाने वाला इंटरव्यू है। कोई चीज़ जो लाखों में मिलती है वो हज़ारों में कैसे मिले, उस चीज़ के बारे में है। जर्नी भी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने खुद का एक सेटअप शुरू किया, एक मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। इंस्पायर भी आपको करेगी कि भाई आप कुछ अलग सोच सकते हैं। देयर इज़ स्पेस फॉर एवरीवन, हर एक जन के लिए यहाँ पे जगह है। और इनकी स्टोरी सुनिए आप, और साथ में इसका मेन जो है इसका कॉन्टेक्स्ट वो लैब ग्रोन डायमंड्स को लेके है। हीरा आपने सुना होगा, वैसे ही एक लैब ग्रोन डायमंड होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट बनता है। ज़्यादा आपको नहीं कहना, आप कॉन्वर्सेशन सुनिए, आपका फ़ायदा डेफिनेटली होगा, पैसे आपके बचेंगे। आप प्लीज़ देखिएगा इन तक। मेहुल जैन जी, पहले आप ये बताइए कॉमन आदमी के पर्सपेक्टिव से कि डायमंड जैसे कि हीरा कहते हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। और ये हाउ इज़ इट फाउंड, मतलब कहाँ से ये डायमंड आता है? सो बेसिकली डायमंड होता क्या है, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, मिलता है ज़मीन में से। अभी सैकड़ों साल से जो प्रेशर ज़मीन में बना हुआ है उससे कार्बन निकलता है। और वही कार्बन जब एट सीवियर टेम्परेचर्स ज़मीन में आज सैकड़ों साल से है ऑलरेडी, तो वो कार्बन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसके हिसाब से एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। ओके, विच इवेंचुअली जब हम ज़मीन में से बाहर निकालते हैं उनको, तो वो एक कार्बन फॉर्म में हीरा बाहर निकलता है। अभी ये सब चीज़ ज़मीन में प्रॉब्ली बिलियंस ऑफ ईयर्स से है, मतलब एक नेचुरली ऑकरिंग नेचुरल रिसोर्स ही है ओके completely। ओके और ये ज़मीन के मैंटल के अंदर 150 से 250 किलोमीटर अंदर होता है, जो धीरे धीरे करके सरफेस पे आता है, जो हम माइंस के द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये दुनिया में कई जगह पे होगी? वो कई जगह पर है, इनफैक्ट अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है। हाल ही में इनफैक्ट इंडिया में भी एक माइन डिस्कवर हुई है, मध्य प्रदेश के किधर। ओके वहाँ पर अभी तक एक्सट्रैक्शन चालू नहीं है, ओके बट वो जल्दी ही चालू हो जाएगा। ओके। सो इट्स अ कंप्लीट नेचुरल रिसोर्स। और ये जब निकलता है तब रॉ होता होगा, इस पे थोड़ा काम होता होगा, जिसको आप कुछ मशीन से काम करते हैं, जिसको पॉलिशिंग कटिंग कुछ ऐसा होता है इसमें? सो जब जमीन से निकलता है ये एकदम ही रॉ फॉर्म में होता है। वो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ना वो कोयले का टुकड़ा है। ओके, उसको फिर धीरे धीरे करके इसको कट किया जाता है, प्लॉटिंग किया जाता है कि इसमें से हीरा है एग्जैक्टली कहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर इतना बड़ा कोई पत्थर निकला है अंदर से, तो उसमें से कट करके फिर उसमें फैसेटिंग करके पॉलिशिंग करके इवेंचुअली आप जो फाइनल पॉलिश डायमंड देखते हो वो उसका एक 1/3 हिस्सा ही है शायद जो रह जाता है। अच्छा, और बाकी सब है वो सब इट्स वेस्टेड, उससे सब छोटे छोटे हीरे बनते हैं। ओके बट बाय एंड लार्ज उसका 33 से 35% ईल्ड निकलता है। ओके। जो जर्नी है बेसिकली कोयले से लेके डायमंड तक, वो जो प्रोसेस है उसका बेसिकली द मेन ब्यूटी है डायमंड का, करेक्ट वो प्रोसेस की। करेक्ट। और इसका जो ये महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये नेचुरल है, तो एक लिमिटेड है, या क्योंकि इसको बना नहीं सकते थे या बना नहीं सकते हैं, ऐसा जो परसेप्शन है उसकी वजह से इसकी एक वैल्यू है कि नेचुरली अकरिंग चीज़ है, जो भी नेचर से आती है चीज़ और जो भी प्रेशियस होती है उसकी एक वैल्यू होती है। तो उसका एक ये रीज़न है कि ये इतना महंगा होता है। 100%। और इसका प्राइस डिसाइड कैसे होता है, मतलब कोई अथॉरिटी होती है जहाँ देश में माइन होती है वो डिसाइड करते हैं, या कोई ऐसा एसोसिएशन होता है, कौन डिसाइड करता है इसकी प्राइस? सो बेसिकली पहले तो ना अगर हम नेचुरल डायमंड्स की बात करें तो वो एक फाइनाइट रिसोर्स है। करेक्ट।
कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली Unlimited नहीं है ये। हाँ अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा परसेप्शन है, शायद Correct. सालों तक मिले, लेकिन फिलहाल पर किसी को कितना पता है नहीं, हमें पता no one नहीं, knows। तो ये ह्यूमन कंट्रोल नहीं है बेसिकली। ये शायद डायनासोर जैसा सिचुएशन हो सकता है कि एक टाइम आए जब Next नहीं time मिले, हो जाए, ऐसा हो you never सकता है, I don't know। ओके। सो बेसिकली इसमें ना डायमंड प्राइसिंग में जनरली देयर आर मल्टीपल क्वालिटीज है जो डिफाइन करती है कि आपके हीरे की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी है। ओके। अगर आप 1:10 के रेशियो में देखें, 1 बीइंग द बेस्ट डायमंड एंड 10 बीइंग द वर्स्ट डायमंड, एक ही साइज का डायमंड आपको सपोज खाली एक एग्जाम्पल तरीके ले तो 1 कैरेट का डायमंड अगर ले तो अगर वो टॉप क्वालिटी हुआ तो आपको 6 से 7 लाख रुपए का पड़ेगा। वही अगर वीक क्वालिटी इंडियन प्राइस, और वही अगर अपन वीक क्वालिटी ले वही साइज का हीरा आपको शायद 1.5-2-3 लाख में भी मिल जाए। ओके। सो वो प्रीटी मच आपके क्वालिटी और कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कलर मतलब मैं ऐसे अज्यूम कर जितना रहा हूँ कि white डायमंड पत्थर- है तो वाइट होगा, तो उसकी जितना value वाइट ज़्यादा पत्थर है होगी। उतना बेटर वैल्यू। ओके। और क्वालिटी मतलब जो उसमें क्वालिटी क्या होती है? सो बेसिकली बिकॉज ये जमीन में से निकलता है, नेचुरल रिसोर्स, तो इसमें क्या है काफी जगह पर इम्प्योरिटीज भी मिलती है। वो एग्जैक्ट जैसे अपन मूवीज वगैरह में देखते हैं वैसा नहीं है कि नो इट इज 100% क्लीन। उसमें कोई ना कोई जगह पे कोई इम्प्योरिटीज होती है, कोई इम्परफेक्शंस होते हैं। जितने ज्यादा इम्परफेक्शंस है उतने क्वालिटी उतनी प्राइसिंग कम। उतना और अगर क्वालिटी में जितना वो लोअर माना lower जाता है। माना जाता है। ओके, फेयर इनफ। तो अभी ये बात हो गई नेचुरल डायमंड्स की। अभी मुझे तो पहले ये बताइए, एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है इसके लिए, बहुत सारे शब्द मैंने सुने हैं कि लैब ग्रोन डायमंड, मैन मेड डायमंड, CVD, ये सब एक ही चीज़ है, इसमें अंतर है, ये क्या है, क्या ये एग्जैक्टली? सो पहले तो इनफैक्ट लास्ट 100-200-500 सालों से डायमंड एज अ प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में। ये इंडस्ट्री इज अ प्रीटी मंडेन इंडस्ट्री कि मतलब सालों से वही की वही चीज़ हो रही है। लास्ट 15-20 साल में एक नई टेक्नोलॉजी है ये, जिसमें ये पूरा जो प्रोसेस है जो अपन अभी नेचुरल डायमंड जमीन में से निकाल रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रोसेस रेप्लिकेट करती है इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बेसिकली लेबोरेटरी में। ओके। और हम ये एग्जैक्ट सेम डायमंड अभी लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। Okay. तो जो चीज़ को फॉर एग्जांपल वहाँ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वो डेवलप होने में जमीन में, वो सेम का सेम प्रोसेस यहाँ पर 21 दिन में होता है। ओह, सेम टेम्परेचर्स वगैरह मेंटेन करके 21 दिन में पूरा का पूरा आपका डायमंड रेडी हो सकता है। अभी ये प्रोसेस बेसिकली ये स्टोन्स को क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स। मतलब जो माइन में से नेचुरल डायमंड निकलता है, ये समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, वो सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ 21 दिन में लैब में बन जाता है? 100%। ओह वाह। एंड टू एन एक्सटेंड कि अगर दोनों स्टोन्स अगर साथ में रखे हो तो ना आप ना मैं इसको डिफाइन कर पाएंगे कि इसमें से नेचुरल कौन सा है और इसका अंदर लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड कौन सा है। इट्स कॉल्ड LGD। ओके, उस पर हम आते हैं। उसके पहले क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगा, अभी अगर जैसे कि मतलब CVD हो गया कि मैन मेड डायमंड हो गया कि लैब ग्रोन डायमंड हो गया, ये अलग अलग टर्म्स है फॉर द सेम थिंग कि भाई जो माइन में से चीज़ निकल रही है उसको अपन लेबोरेटरी में बनाते हैं, राइट? करेक्ट। तो अब इसमें कॉस्ट में, क्योंकि ये चीज़ मतलब एक समझने वाली बात है कि जो चीज़ नेचर आप रेप्लिकेट करते हैं, मतलब जो आदमी बना सकता है टेक्नोलॉजी से, उसकी कॉस्ट तो कम होगी नेचुरल डायमंड से। तो जैसे कि आपने अभी आगे एग्जांपल दिया इसके पहले कि 1 कैरेट का जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उसकी वैल्यू 6 से 7 लाख होती है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। वो 3 लाख का भी हो सकता है, लोअर क्वालिटी का हो, जब से 7 लाख तक टॉप में जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर ये लैब ग्रोन होगा तो आप क्वालिटी टू क्वालिटी इसकी प्राइस डिफरेंस बताएं। जैसे जो अगर टॉप मोस्ट क्वालिटी लेने जाए कोई 6 लाख का हीरा हो, तो वो लैब ग्रोन अगर होगा, मतलब जो आदमी ने बनाया लैब में बनाया हुआ हीरा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सो अगर अपन लाइक टू लाइक कंपैरिजन करें, अगर एकदम नंबर 1 क्वालिटी डायमंड नेचुरल में अगर हो और वही सेम नंबर 1 क्वालिटी डायमंड अगर लैब ग्रोन डायमंड में हो, अगर वो अपने को पड़ता है 6 से 7 लाख रुपए में, ये अपने को पड़ेगा 60,000 रुपए में। अच्छा, मतलब 1/10 वैल्यू। करेक्ट। और ये वैल्यू इनफैक्ट डिफरेंस हो जाती है ऑन द साइज ऑफ द स्टोन। भी हो सकता है कि अगर छोटे डायमंड्स कंपेयर करें अपन तो 1/5 द प्राइस हो, और इससे अगर बड़े डायमंड्स कंपेयर करें तो हो सकता है 1/15 द प्राइस। मतलब क्या ये बोल सकते हैं कि हीरे की साइज जैसे बढ़ती है उतना बेनिफिट या उतना कॉस्ट डिफरेंस लैब ग्रोन डायमंड में ज़्यादा है? मतलब लैब ग्रोन डायमंड उतना आपको सस्ता लगेगा फ्रॉम लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमन आदमी को समझना हो तो? बिल्कुल सही। ओके, तो 6 लाख, और जो 3 लाख लोअर क्वालिटी अगर हो, जो 3-4 लाख वाला हो, वो कितने में पड़ेगा? सो बेसिकली यहाँ पर लैब ग्रोन में क्या होता है, बिकॉज इट इज टू लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो बनता है, क्वालिटी से फर्क ज़्यादा नहीं सो पड़ेगा? क्वालिटी में क्या है, और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक एक्स होता है। हाँ। अभी इसमें अगर लोअर क्वालिटी का भी डायमंड निकला तो प्राइस ऑफ प्रोडक्शन में इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके। एंड बिकॉज इट इज वो लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल्ड है, तो हम इसमें जनरली बेटर डायमंड क्वालिटीज ही बनाते हैं।
अगर आप चाहो कि इसमें मुझे लोअर कलर चाहिए और लोअर क्वालिटी चाहिए, शायद अवेलेबल ना हो लैब ग्रोन में, क्योंकि जान करके वाई टू क्रिएट इम्प्योरिटीज। जब आपके पास आप बना सकते हो सेम बना तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अगर कोई लैब ग्रोन मैनमेड डायमंड लेने जाए तो वो लेगा ही टॉप क्वालिटी, क्योंकि लोअर क्वालिटी में कॉस्ट डिफरेंस होगा नहीं, ना कोई बनाएगा क्योंकि वो ल्यूक्रेटिव है नहीं, तो वो लेगा ही टॉप क्वालिटी। ओके, इसमें लोअर क्वालिटी ढूंढने में ज्यादा तकलीफ है। अच्छा वैसा ओके अच्छा, तो फिर आप इसके पहले बता रहे थे कि कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब विजुअल डिफरेंस पे मैं आऊँ उसके पहले केमिकल कॉम्पोजिशन में, मतलब नेचुरल डायमंड को अगर आप टेस्ट करेंगे उसके अंदर जो कार्बन का प्रमाण निकलेगा या जो भी मतलब पैरामीटर्स होंगे वो सेम लैब ग्रोन में निकलते हैं या कुछ डिफरेंस होता है उसमें? बिल्कुल नहीं। सो बेसिकली उसमें भी इनफैक्ट अगर देखते जाओ तो डायमंड एज अ मटेरियल हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है टू ह्यूमन बीइंग्स। उससे हार्ड जनरली कोई मटेरियल अपने को पता नहीं है क्या है। नेचुरल डायमंड में जनरली कहते हैं कि 98.5 से 99% कार्बन होता है। लैब ग्रोन को अगर आप टेस्ट करो, लैब ग्रोन डायमंड्स को भी, तो उसमें भी 99% टू 100% कार्बन ही है। सो केमिकली, ऑप्टिकली, मतलब बेसिकली विजुअली देखने जाओ तो बिल्कुल जीरो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब अब अगर आप इसको एक दूसरे कंपैरिजन के हिसाब से देखें, अगर एक आदमी है जो नेचुरल प्रोसेस से बॉर्न हुआ है, ठीक है, आपने वैसा ही आदमी एक लैब में क्रिएट कर दिया है, दिस इज हाउ इट इज, राइट? तो एक सिंपल अगर उदाहरण दूं तो बेसिकली एक होता है नेचुरली कंसीव्ड बेबी और एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। करेक्ट। सो दिस इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। एक बार बाहर निकल गया बेबी, उसके बाद इट्स अ ह्यूमन बीइंग। सिमिलरली जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स फैक्ट्री से बाहर निकल के उसका कटिंग पॉलिशिंग हो गया, इट इज अ डायमंड। ओके, ये कोई डायमंड सिमुलेंट नहीं है या कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं, इट इज अ डायमंड। इसकी प्रॉपर्टीज बोलो या तो केमिकल कंपोजिशन बोलो, सब कुछ एग्जैक्टली लाइक अ डायमंड। और इसमें दूसरी एक चीज़ है जिसमें बहुत लोग ध्यान नहीं देते, ये जो एनवायरनमेंट है हमारी, उसके लिए भी ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेटर होगा ये, क्योंकि आप एक छोटे से लैब में बनाते हैं और नेचुरल डायमंड का जो प्रोसेस है वो इतना नुकसान करता है एनवायरनमेंट को, तो ये भी एक चीज़ है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये। सो बेसिकली ये एनवायरमेंटली फ्रेंडलियर ऑप्शन है, कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली है नहीं अभी तक, बिकॉज वी यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रो करने के लिए। ओके, सो धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, बिकम मोर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड देन इवेंचुअली इको फ्रेंडली एज अ प्रोडक्ट। बट इट इज फ्रेंडलियर कंपेयर्ड टू नेचुरल डायमंड का प्रोसेस, क्योंकि वहां पर एक बार आप जमीन खोद दो तो फिर वो जमीन कभी भी आप यूज नहीं कर सकते। करेक्ट। तो इसमें ये भी तो है ना कि इसमें पॉसिबिलिटी है टू गो टूवर्ड्स लाइक नियर एनवायरमेंटल लाइक नॉट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एट ऑल, लाइक एज नियर एज पॉसिबल, क्योंकि एक मैनमेड प्रोसेस है, तो एज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन नेचुरल डायमंड में कोई ऑप्शन नहीं है, जो प्रोसेस है वही करना पड़ेगा, आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, आप कोई खोदने के लिए अच्छी सी मशीन लेके आओ, लेकिन खोदना तो आपको वही जमीन पर नहीं। ओके, अभी आते हैं विजुअल डिफरेंस पे, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं मतलब कि मैं तो इसको देखो एक लेमैन के हिसाब से, कॉमन आदमी के हिसाब से देख रहा हूँ बिना टेक्निकल सोचे, कि एक 7 लाख वाली चीज़ अगर 60,000 में मिलती हो और उसमें विजुअल डिफरेंस ना हो, ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि बिल्कुल भी विजुअल डिफरेंस, मतलब अगर आप सामने रख दे दो चीज़ों को कि एक नेचुरल डायमंड होगी और एक मैनमेड होगी, तो उसमें कोई पता नहीं, डायमंड एक्सपर्ट तो बता पाएगा? सो बेसिकली इसमें विजुअली कोई भी डायमंड एक्सपर्ट प्रोडक्ट देख के इट इज इम्पॉसिबल कि वो जज कर पाएगा कि इसमें नेचुरल कौन सा है और इसमें लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड कौन सा है। ओके, ये डिफरेंशिएट करने के लिए देयर आर लेबोरेटरीज, बेसिकली लाइक रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज लाइक GI, IGI, SGL, जहाँ पर हमें स्टोन्स भेजने पड़ते हैं। उन लोग के पास हाईटेक मशीनरी है जस्ट टू फाइंड आउट कि इसका एक्चुअली ग्रो हुआ कैसे है। सो एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब आप नेचुरल डायमंड जमीन में से निकालते हो तो इसमें इम्परफेक्शंस होते ही है, राइट, क्योंकि वो कोई नेचुरल प्रोसेस से ग्रो नहीं हुए। करेक्ट। और लेबोरेटरी डायमंड जब ग्रो होता है वो एक लीनियर फैशन में ग्रो होता है। करेक्ट। सो जब आप वो डायमंड के अंदर घुसते हो विद दीज मशीन्स, तो उसमें पता चलता है कि नेचुरल डायमंड में इट्स अ लिटिल हैपहैज़र्ड जो प्रोसेस है उनका, जो DNA बोलते हैं वो। एंड लेबोरेटरी डायमंड में इट इज वेरी लीनियर, तो लाइन के बाद लाइन के बाद लाइन आपको दिखेगी। वो एक तरीका है जिससे वो लोग पता कर सकते हैं कि इट इज अ नेचुरल डायमंड और इट इज अ लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड, LGD। करेक्ट। एंड मुझे लगा भी था कि इनफैक्ट कि इट इज, ये स्टेटमेंट इज टू गुड टू बी ट्रू। शायद आप देखे बिना पता नहीं चलेगा एक्चुअल डिफरेंस है कि नहीं। तो व्हाट अ सैंपल, आपको देखना हो तो इनफैक्ट आई कैन शो इट टू यू। ओके, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आपने जो लेबोरेटरी का कहा जो टेस्टिंग करते हैं, उसके कोई सीनियर आदमी को या उसके कोई CEO को लेके आए और बिना मशीन के उसके सामने रख दे, तो वो तो 1 मिनट में बोल देगा कि नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। तो आप लाए कुछ
आपके पास, लेकिन फिर वो नेचुरल और लैब ग्रोन का कंपैरिजन होना चाहिए। आपके पास एक नेचुरल वाला पीस है और एक लैब ग्रोन वाला पीस, जिसको हम देखे तो माने भाई। अब यहाँ पर 2 स्टोन्स है मेरे पास, ये आप देखिए एक, यस, सो 2 स्टोन्स है, इसमें से एक स्टोन है नेचुरल डायमंड और एक स्टोन है लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। अच्छा, तो निकाल के भी देख सकते हो एक बार, फायर, लस्टर, शाइन। आपको तो पता है ना कौन सा एज ए लेमैन बोलो या तो फिर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी बोलो, तो इट इज इम्पॉसिबल आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा क्या है। वहाँ पर एक बटन होगा, खाली आपको स्लाइड आउट करना है। अच्छा, स्लाइड करना है। ये सेम क्वालिटी के स्टोन्स है, सेम कलर के स्टोन्स है एंड सेम साइज के स्टोन्स। वो मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा। ह्यूमन इट इज इम्पॉसिबल, ये जब तक कोई मशीन में नहीं जाएगा तब तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा क्या है। इसमें मजे की बात क्या है कि इनफैक्ट जो एजेंसीज नेचुरल डायमंड्स को ग्रेड करते हैं जी, वही सेम एजेंसीज है जो लेबोरेटरी डायमंड को भी ग्रेड करते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये उसका एक सर्टिफिकेट है, ये पूरा डिक्लेरेशन के साथ आपको मिलेगा कि दिस इज व्हाट अ डायमंड लुक्स लाइक। ये है IGI, मतलब इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है डायमंड्स को सर्टिफाई करती है। ऐसी मतलब ये दुनिया भर में होती है ये? दुनिया भर में। ओके, और इनकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में होती होंगी। और US में ये जो है टॉप मोस्ट, नहीं, 2-3 है इनफैक्ट, एक GIA करके भी है, एक IGI है, इंडिया में SGL करके भी है। सो क्वाइट अ फ्यू, मतलब फ्यू लेबोरेटरीज है जो ये करते हैं। बट आप ये बोल रहे हैं कि यही नेचुरल डायमंड को सर्टिफाई करते हैं और यही लैब ग्रोन को भी सर्टिफाई करते हैं? ओह गॉड। व्हिच इज व्हाई हम कहते हैं कि लेबोरेटरी डायमंड्स आर आल्सो अ डायमंड। तो इसमें तो मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई नेचुरल डायमंड बोल के आपको लैब ग्रोन दे दे, ऐसा भी चलो, आप तो यही चीज़ में डील करते हैं, लेकिन कोई नेचुरल डायमंड बिजनेस में हो, वो तो लैब ग्रोन बोल के दे दे, तो चीटिंग भी हो सकती है उनके साथ अगर उसने सर्टिफिकेट ना कराया हो तो। तो ये बड़े स्टोन्स में, जैसे कि ये कैरेट के स्टोन्स, तो इसमें कोई कस्टमर को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ भी होगी कि मतलब एक आइडेंटिफिकेशन का कोई मेथड होगा कि अगर कस्टमर ये लेने जाए तो समझो अगर वो फॉर एग्जांपल नेचुरल डायमंड लेने गया है और उसको ये डर है कि लैब ग्रोन ना आ जाए, तो वो क्या इसमें ऐसी चीज़ है जिससे वो सेफ गार्ड हो जाए कि भाई ये मैं नेचुरल बोल रहा हूँ तो नेचुरल है, लैब ग्रोन बोल रहा हूँ तो लैब ग्रोन है? इसमें हर एक स्टोन में ना, अगर वापस आपको सर्टिफिकेट करने का था, हाँ, हर एक स्टोन का ना इसे गॉडल कहते हैं, हाँ, एरिया को। ओके। सो यहाँ पर ना इंस्क्रिप्शन होता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है क्लियरली लैब ग्रोन और इस सर्टिफिकेट का नंबर, ताकि ये स्टोन के ऊपर पता चले कि ये स्टोन एक्चुअली है कौन सा, लैब ग्रोन है कि नेचुरल डायमंड है। सो वो नंबर है डायमंड के ऊपर लिखा हुआ है, डायमंड के गॉडल के ऊपर जो छोटी सी डायमंड पे नंबर लिखा हुआ है। तो कस्टमर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे माइक्रोस्कोप या जो भी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे नंबर पढ़ के दिखाइए जो सर्टिफिकेट पे लिखा हो। तो बेसिकली आप जब ये बड़े सॉलिड एज, इसको सॉलिड एज बोलते हैं, आपने बताया था, तो आप जब सॉलिड एज में डील करते हो तो आप बिना सर्टिफिकेट के स्टोन्स ना ले, ये ही एक एडवाइस होगी टू अ लेमैन, कॉमन मैन। ओके, अभी आपने ये तो बात करनी बड़े डायमंड्स की जो इतने बड़े दिखते भी है, लेकिन छोटे भी डायमंड्स होते हैं और उसकी ज्वेलरी भी बनती है जो काम आप करते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग रेंज है, मतलब अभी एक इंडिया में जो कॉमन आदमी है उसको तो यही लगता है कि भैया ज्वेलरी एक एक्सपेंसिव चीज़ होती है, और उसमें भी अगर आप डायमंड प्रेशियस स्टोन्स बोले तो मतलब वो आउट ऑफ रीच है कि भाई हमारे बजट में तो आ नहीं सकती, ये बहुत महंगी चीज़ है। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है? मतलब जैसे आप बनाते हैं तो मिनिमम रेंज, अगर समझो किसी को लेना है अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो मिनिमम प्राइस रेंज क्या है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट? सो बेसिकली ज्वेलरी कंपोनेंट में स्टार्टिंग प्राइस है फ्रॉम 20,000 एंड ये जाता है ऑल द वे टिल 10 लाख 12 लाख जैसी टाइप की आपको ज्वेलरी बनानी हो। पर 20,000 के बजट में भी आप लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग प्राइस। ओके, तो 20,000 से ये शुरू होता है। ओके, सो मतलब ये नॉर्मल लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब ये जो परसेप्शन था कि डायमंड आउट ऑफ रीच होता है या हमारे बस की बात नहीं, वैसा अब है नहीं, स्पेशली विद लैब ग्रोन डायमंड्स। और अगर आप देखने जाओ ना ओवरऑल,
ये जो टोटल इंडस्ट्री है ये केटर करती है टू अ लार्ज एक्सटेंट 3 या 4% ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे आपने राइटली भी बताया कि डायमंड्स आर एक्सपेंसिव, इससे काफी लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। ये जो इंट्रोडक्शन है ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, ये जो परसेंटेज है 3 to 4% पीपल इसको बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं कि नो ज्यादा लोगों को आप केटर कर सकते। जो फेंस पे हो, जो बाय नहीं कर पा रहे हो, जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं फिलहाल, उनको स्विच कर सके टुवर्ड्स डायमंड। सी डायमंड इज एन एस्पिरेशन प्रोडक्ट। हर एक की इच्छा तो होती है कि एक दिन में एक डायमंड ज्वेलरी पहन, या तो डायमंड ज्वेलरी अपने फैमिली को गिफ्ट। सो दिस प्रोडक्ट ये एकदम स्वीट स्पॉट है इन दैट टेरिटरी। ओके, और आपने जो 20,000 वाला स्टार्टिंग पॉइंट बोला, अगर वही सेम पीस जो 20,000 में जो चीज़ आप बनाते हैं, वही सेम चीज़ अगर नेचुरल डायमंड मतलब जो कि माइन में से आता है, जो नेचुरल डायमंड है, उसमें अगर वो बनती तो उसका डबल होता, कितना क्या उसका प्राइस पॉइंट होता? सो अगेन इसमें डायमंड कंटेंट कितना है उसके ऊपर, जैसे गोल्ड है, आज 18 कैरेट में आप लैब ग्रोन डायमंड्स बिठा रहे हो कि नेचुरल, अगर आप 60-70% समझिए कि डायमंड का वैल्यू है क्योंकि वो डोमिनेंट होता है। अच्छा, तो मतलब 50,000 के आसपास जो नेचुरल डायमंड में शुरुआती है वो यहीं पे शुरुआती 20,000 से होती है। और ये डिफरेंस शायद बड़ा ना लगे, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है कि जैसे वैल्यू बढ़ती है ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। अगर वो लाखों में गया तो ये हजारों में भी रह सकता है। अगर वो 2-4 लाख की चीज़ है तो ये शायद आप 1 लाख क्रॉस भी ना करें। तो ये बहुत ही एक अफोर्डेबल, इससे ये भी तो होता है कि आपने जैसे बताया एक नया एवेन्यू ओपन हो जाता है, मतलब एक नया एक क्राउड कि जिसको आप केटर करते हैं कि जो डायमंड शायद लेते ही नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल डायमंड लेने वाले वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो होगा शायद टू एन एक्सटेंट, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो कभी ज्वेलरी लेते नहीं थे या डायमंड ज्वेलरी लेने का सोचते नहीं थे, उनको भी एक आप केटर कर रहे हैं। 100%। सो हम बेसिकली जब लैब ग्रोन का काम कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव इज दैट कि ये जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो कैसे इंक्रीज कर सके। हमें बेसिकली नेचुरल डायमंड के बिजनेस को कैनाबलाइज नहीं करना है, कि रिप्लेस नहीं करना है, उसे इंडस्ट्री का फायदा नहीं। इसमें आप ओवरऑल जो टारगेट ऑडियंस है उसको कैसे बढ़ा सकते। सो ये प्रोडक्ट एकदम स्वीट स्पॉट उधर बैठता है। जो लोग, दो टाइप के लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी सालों से नेचुरल डायमंड्स बाय कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट है कि पहले अगर 1 कैरेट बाय करते थे तो अभी 3 कैरेट का स्टोन बाय कर सकते हैं। एंड जो न्यू ऑडियंस है जो पहले खरीदते ही नहीं थे, वो अभी इसको खरीद सकते हैं। सो इट केटर्स टू बोथ, मतलब दोनों को इनफैक्ट केटर कर पाता है। करेक्ट। मुझे बात करते हुए एक सवाल आया, मैं इसको एक अलग तरीके से आपको पूछूंगा कि एक जैसे ब्रांडेड चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल जो एकदम अल्ट्रा लग्जरी है, जैसे कि रोलेक्स की घड़ी पकड़ लीजिए, कि लुई विटॉन के जूते पकड़ लीजिए, ठीक है, फिर आप गुची का कोई गारमेंट्स पकड़ लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब रोलेक्स का जो एज अ कंपनी है, समझो फॉर एग्जांपल रोलेक्स का ले के 12-15 लाख के नीचे कोई घड़ी होती नहीं है उसकी, और मिलती भी मुश्किल से। उसका मार्केट एक बहुत छोटा है, मतलब पूरे दुनिया में शायद कुछ परसेंटेज मतलब बहुत हैंडफुल ऑफ लोग होंगे अगर आप पूरी दुनिया का पॉपुलेशन देखें जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रोलेक्स की रेप्लिका बनती है, जो शायद फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी के नाम से लोग जानते हैं, 5,000 से लेके 15,000 20,000 जैसी कॉपी वैसी है, उसका मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब वो बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन वो मार्केट जो है वो सर्वाइव इसीलिए करता है क्योंकि जो ओरिजिनल रोलेक्स है घड़ी, वो नया मॉडल निकालती है, नई बनती रहती है। अगर ऐसा टाइम आता, अगर कोई फॉर एग्जांपल कि रोलेक्स जो कंपनी है वो बंद हो गई, कि उसने अनाउंस कर दिया कि हमको अब घड़ियाँ नहीं बनानी, हम ये बिजनेस बंद कर रहे, फिर रेप्लिका का मार्केट 2 साल 4 साल 5 साल, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो मार्केट खत्म हो जाएगा कि रोलेक्स की घड़ी नहीं बना रहा है, तो वो रोलेक्स का कोई एस्पिरेशन नहीं है, तो हम रोलेक्स की घड़ी क्यों ले। तो डायमंड में सेम चीज़ मुझे लग रही है कि अगर ऐसा हुआ कभी कि नेचुरल डायमंड सीज टू एग्जिस्ट, कि अगर एग्जिस्ट ना करे, कि लैब ग्रोन ने इसका मार्केट कैप्चर कर लिया, अब नेचुरल डायमंड कोई बेचने वाला है नहीं, तो फिर ये तो लैब ग्रोन को भी अफेक्ट करेगा। सो बेसिकली जो हिसाब से मैं देखता हूँ फिलहाल, लैब ग्रोन डायमंड्स को एज अ रेप्लिका नहीं बोल सकते, क्योंकि इट इज प्रीटी मच ऑल द प्रॉपर्टीज आर ऑफ अ डायमंड। करेक्ट। सो बेसिकली इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डायमंड, एज सिंपल एज। पर लेकिन जो इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा, आपने जो कहा बहुत सही कहा, लेकिन ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो पहली बार डायमंड ज्वेलरी ले रहे हैं, जिन्होंने कभी नेचुरल डायमंड लिया नहीं। लेकिन ये जो एक ऐसा वर्क था जो मिडिल क्लास या शायद अपर मिडिल क्लास ना हो, लेकिन मिडिल क्लास हो, जो डायमंड ज्वेलरी ले रहे थे अपनी सेविंग से, अब वो लैब ग्रोन डायमंड लेना शुरू कर रहे हैं एक स्टेटस सिंबल के लिए कि भाई मैंने 5 लाख की चीज़ पहनी, ऐसा लगेगा। अब जब वो 5 लाख की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो लेना बंद नहीं कर देंगे फिर। सो बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो नेचुरल डायमंड्स बेसिकली इट इज़ वो रेयरिटी पे खेलता है, करेक्ट, कि इट इज़ अ रेयर प्रोडक्ट। इट हैज़ एक सिंपल चीज़ में भाषा में बोलो तो वो एक एसेट क्लास हो गया, कि आप इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप नेचुरल डायमंड खरीद, आपको कोई चीज़ शौकिया पहननी हो और कुछ अलग टाइप की डिजाइन्स पहननी हो, कुछ अलग टाइप की ज्वेलरी पहननी हो, तो लैब ग्रोन फिट्स परफेक्टली वेल।
जो मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जो इजीली नेचुरल डायमंड्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग भी लैब ग्रोन क्यों परचेज कर रहे हैं? क्योंकि जो डिजाइन्स उनको नेचुरल डायमंड से पॉसिबल नहीं है, वो उनको लैब ग्रोन में एक्सेसिबिलिटी है करना। सो ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रहा है कि नेचुरल डायमंड्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये खाली अपनी खुद की एक जगह बना लेगा, जहाँ पर आपको अगर नेचुरल डायमंड्स चाहिए तो एक ऑप्शन अवेलेबल है, लैब ग्रोन चाहिए तो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको जो फेक्स बोलते हैं, जैसे अमेरिकन डायमंड हो गया, या क्यूबिक जिरकोनिया हो गया, तो उसकी एक अलग मार्केट है। तो ये खाली एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी बना रहा है। और आपने जो जिक्र किया उस पर भी मुझे आना था कि क्यूबिक जिरकोनिया हो गया या मोइजनाइट मैंने सुना है, फिर अमेरिकन डायमंड जो बहुत सारे, जिसको एक कंप्लीट रेप्लिका, मतलब जो डायमंड है, डायमंड जैसा थोड़ा बहुत लगता है या पूरा लगता है मुझे नहीं पता, वैसा लगता है, और उसकी ज्वेलरी बनती है। तो उसमें और लैब ग्रोन में, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड जो नेचुरल डायमंड है उससे तो बहुत कम है प्राइस में, लेकिन इन सब से बहुत महंगा भी है। तो लैब ग्रोन डायमंड में क्या ऐसी, मतलब क्या चीज़ है जो इसको अलग बनाता है? सो बेसिकली जैसे अपन सीजेड या फिर अमेरिकन डायमंड्स की बात करते हैं, वो इन द ट्रू सेंस इज अ रेप्लिका। दैट मींस वो खाली दिखता है एज अ डायमंड, पर वो डायमंड है नहीं, उसमें कोई कार्बन कंपोनेंट है नहीं। तो एक्चुअली एकदम सरल भाषा में बात करूं तो या तो वो ग्लास या तो प्लास्टिक का टुकड़ा है जिसको डायमंड का शेप दिया। सो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। सो बेसिक डिफरेंस, अगर आप एक हथौड़ा लो, नेचुरल डायमंड्स को मारो तो नहीं टूटेगा, आप लैब ग्रोन को मारो तो वो नहीं टूटेगा, अगर आप सीजेड या अमेरिकन डायमंड को मारो तो वो भुक्का हो जाएगा। और हार्डनेस जो डायमंड का है वो बेसिकली प्लास्टिक या कांच का टुकड़ा है, और कुछ नहीं, कोई कार्बन एलिमेंट नहीं, कुछ। इट्स अ रेप्लिका इन द ट्रू सेंस। तो विजुअली तो फिर उसमें तो कोई शायद जो ज्वेलरी दिखता हो ऐसा कॉमन आदमी जिसने 2-4 बार भी देखा है, वो डिफरेंस बोल देगा देख के। सो आई थिंक लैब ग्रोन डायमंड की वैल्यू इसलिए है कि वो दिखता है एकदम डायमंड जैसा है, राइट? और केमिकली भी डायमंड ही है। ओके, करेक्ट, डायमंड ही है, डिफरेंशिंग वैल्यू है, राइट, करेक्ट। और जैसे बेसिकली अगर आप अमेरिकन डायमंड 2-3 साल पहनोगे, तो इवेंचुअली उसका क्या है, शाइन चला जाता है, पीला पड़ जाता है, काला, थोड़ा काला सबको दिखेगा इसमें। वो लैब ग्रोन डायमंड में बिल्कुल नहीं। करेक्ट। जैसे अगर आपके नेचुरल डायमंड अगर पीला नहीं पड़ेगा वो द इयर्स, तो लैब ग्रोन डायमंड भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो मतलब ये लैब ग्रोन डायमंड, जिसके भी मन में ये डाउट है कि एक रेप्लिका है, कॉपी, उनको ये समझना है कि भाई ये है तो डायमंड ही, सिर्फ लैब में बना हुआ है। ये चीज़ एक लोग मिस कर जाते हैं कि लोग को लगता है कि ये एक डायमंड जैसा दिखने वाला है। नहीं भाई, ये डायमंड है, सिर्फ ये लैब में बनता है, वो नेचुरली ऑकरिंग है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ऑनेस्टली लैब ग्रोन हुआ, इट इज अभी इंडिया में हाल ही में आया है 5-7 साल में, बट देखने जाओ तो ये लास्ट 20-22 साल से बिक रहा है। तो अभी 20-22 साल का डेटा है ये प्रूव करने के लिए कि डायमंड को कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें क्या पता, हम तो अभी चालू किया, अगर 5 साल या 15 साल के बाद अगर चेंज हो गया कलर, क्या गारंटी? अभी हमारे पास ऑलरेडी 20 से 22 साल का डेटा है। करेक्ट। सो 2001 या 2002 में अमेरिका के एक रिटेलर है जिन्होंने चालू किया था बेचना रिटेल में इन फाइन ज्वेलरी। तब से लेके अभी तक का डेटा इज इनफ डेटा टू प्रूव कि इसको डायमंड को कुछ होता नहीं। करेक्ट। और अगर मैं तो कहूँ 5-6 साल का भी डेटा है, तो लॉजिकली स्पीकिंग जो चीज़ 5-6 साल में खराब नहीं होगी, काफ़ी डेटा है, वो फिर 10 साल बाद क्यों होगी? मतलब एक होने वाली चीज़ 6-8 महीने, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि 5 साल नहीं होगी और 6ठे साल हो जाएगी। तो आई थिंक सो वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ लग रही है कि नहीं होता। और दूसरी एक चीज़ है कि भाई देखिए, इंडिया है, मैं गाड़ी लूँगा मुझे रीसेल वैल्यू चाहिए नहीं, मैं कपड़े लूँगा 10,000 की शर्ट भी पहनूँ मुझे रीसेल वैल्यू नहीं चाहिए, मैं कोई भी ऐसी चीज़ लूँ मुझे रीसेल वैल्यू नहीं चाहिए। लेकिन मैं जब ज्वेलरी लेता हूँ भैया, तो मैं पूछता हूँ मैं बेचा तो क्या मिलेगा? तो अब ये सेम चीज़ ज्वेलरी में भी अप्लाई होती है, क्योंकि लैब डायमंड लैब ग्रोन डायमंड्स नए हैं, तो इसमें सवाल ये उठता है कि कोई इसकी बनी हुई ज्वेलरी लेता है, चाहे वो 20,000 की हो, 2 लाख की हो या 20 लाख की हो, उसका रीसेल वैल्यू क्या होता है, या जब मैं बेचने इसको जाऊँ मुझे वापस क्या मिलता है? ये एक इन्वेस्टर, मतलब जो लेमैन है, कॉमन मैन है, जो खरीदने जाए, उसका सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप सबको एक आंसर दे दो। वैलिड क्वेश्चन है। अगर आप डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो जो आप रिटेलर के पास खरीदते हैं उनके खुद के नॉर्म्स हैं कि हम 80% के हिसाब से बाय बैक ले लेंगे, 90% के हिसाब से बाय बैक ले लेंगे, कि जो हुआ। लैब ग्रोन बिकॉज अभी ये रिलेटिवली नया मार्केट है, तो इसका आफ्टर मार्केट का एक्चुअल स्ट्रक्चर है नहीं। बट जो जिससे भी ज्वेलरी हमसे खरीदी है, जो भी प्रिवेलिंग मार्केट रेट हुआ उसके हिसाब से हम 80% उसका बायबैक ऑफर करते हैं। ओके, मतलब एट एनी पॉइंट ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 है। करेक्ट, इसकी वैल्यू है जो भी इनका करंट वैल्यू होगा, जैसे अब नेचुरल डायमंड में भी सेम सिस्टम होता है, वही सेम हम यहाँ पर भी।
ओके, नहीं तो अगर नेचुरल डायमंड में समझो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपने बोला इसमें से ये वाला नेचुरल है और ये लैब क्लोन है। अब आप इसमें से मेरे को पहले ये बता दीजिए कि नेचुरल कौन सा है, दोनों को अलग कर दीजिए प्लीज। आपको कुछ मार्किंग होगा आपको जिससे पता होगा। ये भी इनफैक्ट सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा फिर से। सो मुझे एक लाइव सेल ट्रांजैक्शन और बायबैक ट्रांजैक्शन यहीं पे करना है। ये है लैब ग्राउंड डायमंड और ये है इक्विवेलेंट नेचुरल डायमंड। ओके, अभी पहले आप मुझे ये बेचिए, ये आप अभी नेचुरल डायमंड के सेलर बन जाइए। अभी मैं आपके पास आया, ये डायमंड कितने कैरेट का है? ये है 1 कैरेट। 1 कैरेट का। अभी मुझे ये खरीदना है, इसका प्राइस कितना है? 6,50,000। 6,50,000। अभी मुझे थोड़ा नेगोशिएट करिए भाई, मैं दूसरी जगह नहीं गया, आपके पास आया, मुझे बताइए आप लास्ट मुझे कितने में देंगे? ये बेसिकली आपको पड़ जाएगा 6,25,000 में फाइनल प्राइस। आप कट देखिए, फायर देखिए, सब नेचुरल डायमंड है तो उसके हिसाब से ये मेरा फाइनल प्राइस है। फाइनल प्राइस, इससे कम कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और इसका जो है क्या क्वालिटी कलर आप बता रहे थे वो ये है VS1F। VS1F, और इसका आप मुझे सर्टिफिकेट भी देंगे और इसका नंबर भी इसके पीछे लिखा हुआ है, राइट? ठीक है भाई, ये मैंने डील आपके साथ कर ली 6,25,000। थैंक यू सर। बता दीजिए ये डायमंड जरा, ये डायमंड मैंने ले लिया। अभी मैं इसको आपको रिटर्न करने आया हूँ थोड़े दिन बाद। अभी सर अभी तो 10-15 दिन समझो 1 महीना हुआ है, वैल्यू में शायद ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अभी मुझे इसको वापस बेचना है। अब मुझे इसकी, अब CM भाई ये रहा आपका इनवॉइस, ये रहा बिल, मैंने आपसे 6,25,000 में खरीदा था, मुझे रिटर्न करना है। मुझे आप रिटर्न वैल्यू इसकी बताइए। इसकी रिटर्न वैल्यू बेसिकली हमारे इनवॉइस पे लिखा होगा। ये 80% ऑफ द वैल्यू यू कैन गेट इट बैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने 6,25,000 में खरीदा है तो उसमें से आपका 1,30,000 डिडक्ट होकर आपको बैलेंस अमाउंट आपको ट्रांसफर हो जाएगा, विल बाय द स्टोन बैक। अभी आप मुझे कितना दे रहे? तकरीबन 5 लाख दे रहे, कितना दे? 5 लाख के आसपास। 5 लाख दे रहे, ओके। मतलब मेरा अभी देखने जाऊँ तो 1,25,000 का थोड़ा सा लॉस है इसके ऊपर ट्रांजेक्शन की। ठीक है, ये समझ लो, आ गई बात। ये इसको रखते हैं यहाँ पे। अभी ये आपका जो है वो लैब ग्राउंड डायमंड है, आप ये मुझे बेचिए और इस पर एक ट्रांजेक्शन करते हैं। अब मैं आपके स्टोर में आया, सर मुझे एक 1 कैरेट का लैब ग्राउंड डायमंड दीजिए। ये है 1 कैरेट का? ये 1 कैरेट का VS1F क्वालिटी का लैब ग्राउंड है। ठीक है, और इसके साथ आप मुझे सर्टिफिकेट भी देंगे? ठीक है, इसका कितने में पड़ेगा ये मुझे? ये आपको फाइनल नेट 60,000 में पड़ेगा। 60,000। 60,000। कुछ तो कीजिए, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं, ये फाइनल प्राइस है 60,000। ये आप डिफरेंस देखिए बेसिकली दोनों में कितना है, आपको वैसे भी कितना पैसा बच रहा है। नहीं, अभी तो मैं नेचुरल लेने ही नहीं आया, मैं तो दूसरा आदमी हूँ, जैसे लैपटॉप होता है। ठीक है, 60,000। ओके, ये 60,000 में मैं आपसे लेके गया ये डायमंड। अब मैं यही डायमंड आपको वापस रिटर्न करने आता हूँ 1 महीने बाद। अब ये डायमंड आप इसमें सिर्फ इतना कीजिएगा, इसमें एक फैक्टर ये भी लीजिएगा कि शायद इसका प्राइस थोड़ा कम हुआ है क्योंकि मैन मेड चीज़ है, तो आप वो भी फैक्टर इन जरा कर दीजिएगा। मैं 2-4 महीने बाद इसको रिटर्न करने आया। अब मुझे इसका प्राइस बताइए, ये मुझे आपसे खरीदा था, मुझे रिटर्न करना है, कितने में लोगे? इसका जो करंट प्राइस है वो हम 55,000 में बेच रहे हैं। ये अज्यूमिंग 3 महीने के बाद है, 55,000 में बेच रहे हैं। तो 55,000 का 80% ऑफ द वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, मतलब 45,000 के आसपास आप मुझे देंगे। ये और टेक आपको 45,000 रुपीज मिल जाएगी, 44,000। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली जो डिफरेंस है दैट इज 16,000 जिसमें आपको खरीदा था और जो आपको वापस। तो मतलब इसमें मेरा 16,000 का लॉस हुआ बाय सेल में, और इसमें मेरा लॉस हो रहा था 1 लाख के ऊपर, 1.25 लाख के आसपास। तो मैं तो फिर भी लाख रुपए प्रॉफिट में जाता हूँ अगर मैं लैब ग्राउंड डायमंड लेता हूँ। ये चीज़ लोगों को आई थिंक सो समझनी चाहिए कि आप जब रीसेल की बात करते हैं, अगर आप लैब ग्राउंड डायमंड को एक बार के लिए, मैं इसको जीरो भी समझ लूँ, मैं आया ही नहीं बेचने आपके पास, तो भी मैं 60,000 मैक्सिमम मेरा जो मैंने इन्वेस्ट किया था उतना, फिर भी मैं आई थिंक प्लस में। इनफैक्ट लोगों को वही समझाते हैं कि जितना आपका पोटेंशियल लॉस होने वाला हो फ्यूचर में ये बेच के, उससे कम भाव में तो फिलहाल स्टोन खरीद रहे हो। जो आपका जो बैलेंस पैसा बच रहा है, वो अभी ये सिनारियो में आपके 5,60,000 रुपीज बच रहे हैं, वो आप गोल्ड ले लीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका ये स्टोन तो वैसे 1 साल में फ्री हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये चीज़, और आई थिंक सो ये चीज़ जैसे जैसे साइजेस बड़ी, मतलब टिकट साइज बड़ा होता है, तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है लैब ग्राउंड डायमंड खरीदने में। सी इसमें क्या होता है, एक लार्ज कंपोनेंट होता है लेबर। जैसे अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, उसमें मेरा 1 कैरेट स्टोन ग्रो किया, 2 कैरेट स्टोन ग्रो किया, जो बेसिक खर्चे होते हैं वो सेम है, और उसको स्टोन को काटू में अभी 1 कैरेट के छोटे छोटे स्टोन्स काटो तो उसमें मेरा लेबर कंपोनेंट हाई है, इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता बिटवीन नेचुरल एंड लैब। जैसे जैसे स्टोन्स बढ़ते जाते हैं, बिकॉज नेचुरल का प्राइसिंग डिसप्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, इसलिए आपको इसमें इतना लार्ज डिफरेंस दिखता है। जैसे अभी 1 कैरेट का नेचुरल फॉर एग्जांपल 6.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 2 कैरेट का नेचुरल 12 लाख नहीं हुआ,
2 कैरेट का नेचुरल शायद 15 लाख या 18 लाख में बिकेगा। ओके 3 कैरेट वैसे ही ऐड क्या होता है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन जैसा सीन है कि ओके एक का डबल 2 कैरेट है, वो साइज में है लेकिन प्राइस में डबल से बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको डिस्प्रपोर्शनेट डिफरेंस। तो अभी इसमें ये चीज़ है कि अब ये रीसेल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो लैब ग्रोन अभी आप जो तरीके से जो मशीन से आप ये लैब ग्रोन डायमंड बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ये प्योर टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा शायद लेबर भी कम लगे, एआई का इस्तेमाल होने लगे, मशीन्स बेटर आ जाए, तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाए। इसमें दो चीज़ है, शायद मैं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा रिस्क ना हो क्योंकि उन्होंने एक नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में बहुत कम वैल्यू में ये खरीदा हो, लेकिन मैं एक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिस्क फैक्टर देख रहा हूँ कि इसका बिजनेस करने में मज़ा तब है जब इसकी कुछ वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू है तो फिर इसमें मार्जिन है, कमाने का कोई जरिया है। अगर इसकी वैल्यू समझो ऐसी हो गई कि ये 60,000 वाला समझो कल उठ के 5,000 का हो गया, 6,000 का हो गया, 10,000 का हो गया, 2,000 का हो गया, ये 2 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में कभी भी हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस। आप इसको किस तरीके से, ये आप जब बिजनेस करते हैं तो आपने ये चीज़ फैक्टर इन किया कि ये भी पॉसिबिलिटी है? 100%। इनफैक्ट जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी 4 साल पहले, तभी इसकी प्राइस काफ़ी अलग थी जो अभी है उससे। तो कम हुई है काफ़ी कम हुई भी है बिकॉज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हैज़ गॉटन बेटर। हम जो पहले अगर फॉर एग्जांपल 100 कैरेट ग्रो कर पा रहे थे, तो आज की तारीख में 150 कैरेट ग्रो कर पा रहे हैं। पहले अगर 4-5 नंबर की क्वालिटी ग्रो कर रहे थे, तो आज की तारीख में 1-2 नंबर की क्वालिटी ग्रो कर रहे हैं। पर इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ना फैक्टर इन करने का, कि इसमें लेबर कंपोनेंट ही एक एक्स है। तो जहाँ पर जो अभी प्राइस है उसका, उससे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका 1/10 हो जाएगा। ये लेबर कंपोनेंट है, जो काफ़ी जो खर्चे लगते हैं वो तो रहने ही वाले, मतलब कम हो गए तो सी इट्स अ टेक। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप 5 साल पहले एक सैमसंग का 55 इंच टीवी लेते थे फॉर 1.5 लाख, आज आप 40,000 में बाय कर सकते हैं। सो द प्रोडक्ट हैजंट गॉटन इन्फीरियर, इट्स टेक्नोलॉजी। सो लैब ग्रोन डायमंड्स भी हम देखते हैं एज अ टेक प्रोडक्ट। योर टेक विल कीप इंप्रूविंग, थिंग्स विल कीप चेंजिंग। जैसे जो पुश द एनवेलप जो बोलते हैं, कौन सी जगह तक जा सकता है ये, मतलब आप इसमें कुछ ऐसी वैरायटी निकाले जो ना देखी हो, वो शायद प्राइस वही रहे, वो हो सकता है 100%। लेकिन फिर आप इसमें एक आपको एक फाइन बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि आप उतना ही एक्सपेरिमेंट करें कि ये कुछ भी कहे नेचुरल के आसपास आए या नेचुरल जैसा लगे, कि मतलब जो नेचुरल लेने वाला है वो इससे दूर ना जाए। आपको वो तो कस्टमर मिल जाएंगे जो कभी नेचुरल नहीं लेने वाले, लेकिन आपको तो बिजनेस मैक्सिमाइज करना है। तो आप क्यों कोई भी ऐसा कस्टमर जाने थे जो नेचुरल से इस पे आ रहा हो, लेकिन वो ये बोलेगा कि भाई ये चीज़, जैसे कि हमने रोलेक्स का एग्जांपल लिया, रोलेक्स की मैं कॉपी लेने जाऊँ, कॉपी बहुत बढ़िया दिख रही है लेकिन कोई ऐसा मॉडल है जो रोलेक्स ने बनाया नहीं है, तो मुझे पहनने वाले को, देखने वाले को सबको पता है कि भाई ये ओरिजिनल रोलेक्स ने तो ऐसा मॉडल ही नहीं निकाला, ये तो कॉपी है, कोई दूसरा है। तो आपको भी डायमंड में यही चीज़ एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा कि आप उतना एक्सपेरिमेंट करें कि नेचुरल जैसा हो, नेचुरल की कैटेगरी में रहे लुक वाइज, विजुअली, और एट द सेम टाइम कुछ नया हो। बिल्कुल 100%। सो इसमें क्या होता है ना, लैब ग्रोन में हमारे पास एक रूम है एक्सपेरिमेंट करने का, कि जो शेप्स नेचुरल में एकदम ही रेयर है वो हम इसको मेन स्ट्रीम बना सकते हैं। करेक्ट। अगर आपको कोई डिफरेंट कट पहनना हो जो नेचुरल में, इट्स वेरी रेयरिटी कि जिनके पास है, लेकिन बहुत कम है, लोगों को ये पता है कि मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। करेक्ट। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा शेप हो जो कभी बना ही नहीं हो, वो आप शायद ना करें, वो सब हम मेन स्ट्रीम इसमें कर सकते हैं। ओके। एक्सेसिबिलिटी जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। एंड इसमें बेसिकली एट द ऑनसेट भी ना हम क्या कर रहे हैं, इसके वी आर नॉट प्रमोटिंग इट कि दिस इज एन एसेट क्लास। इसको हम एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं अडॉर्नमेंट, कि आपको इसको पहन के मजा आए। हम नहीं बोल रहे कि आप इसको बाय करके आप अपने सेफ में रख दो कि 15 साल के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को। इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट अप्रोच। अभी आजकल अभी देखने जाओ तो इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। अपना एवरेज एज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ 29.4 के 29.5 के आसपास अपना एवरेज, 30 के अंदर अपना एवरेज एज है, 35 के आसपास है जो मैंने लास्ट चेक किया था। एनीवे दैट इज यंग, वो बॉल पार्क में अपना रेंज है। तो देयर इज अ ह्यूज कंपोनेंट ये एज ग्रुप में हु वांट टू बाय, बट वो शायद आज 1 कैरेट या स्टोन या 2 कैरेट का स्टोन नहीं बाय कर सकते। एंड ये जो कल्चर अभी शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, ऑनलाइन शॉपिंग, स्वाइप योर कार्ड एंड परचेज, सेल्फ परचेज, जिसमें भी फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं है परचेज करने के लिए, वो टारगेट ऑडियंस के लिए दे हैव अ लार्ज वैरायटी टू प्ले विद। अगर आपको कोई इटर्निटी बैंड है वो बाय करना है नेचुरल में, तो शायद आपको 10 लाख रुपए का पड़ेगा, यहाँ पर शायद आपको 1 से 1.5 लाख में मिल जाए। और हर किसी को क्या है, नई चीज पहननी है, करेक्ट, नई चीज, मतलब पार्टी में जाओ तो कहना है एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए दिस फिट्स इन जस्ट परफेक्टली वेल। वो 1.5 लाख की चीज 6-7 बार ले सकते हैं, तब जाके उसका 10 लाख होगा। तो उसने शायद अपना
नेक्स्ट 7-8 साल का अगर वो ईयरली 1.5-2 लाख की शॉपिंग करते हैं तो दे आर सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। 10 years. जबकि ये वो लेते हैं मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो शायद नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो कुछ ना ले पाए, तो ये एक ड्रॉबैक है। तो आई थिंक ये परसेप्शन और मतलब whom are you व्हाट टू से केटरिंग टू का भी एक क्वेश्चन आता है। एक अल्ट्रा हाईवर्ड इंडिविजुअल्स शायद रहेंगे जो नेचुरल डायमंड्स खरीदते रहेंगे, और अच्छा भी है कि वो खरीदे, वो नेचुरल डायमंड्स के ट्रेड को जिंदा रखेंगे तो लैब ग्रोन भी फ्लरिश होगा साथ में। आप ये प्राइस के बारे में जो बात थी उसमें आपको ये नहीं लगता कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट बॉडी हो या प्राइवेट बॉडी हो, कोई भी है जो एक एक कंट्रोल एक कंट्री स्पेसिफिक हो कि भाई जो एक चीज़ की प्राइस कंट्रोल करेगी? क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते कि कई बार कोई चीज़ की प्राइस ना गिरने देना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ खरीदी है और वो शायद बेचने कभी जाए भी नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिकली अच्छा नहीं लगता कि जो चीज़ आपने एक प्राइस में खरीदी है वो आज हाफ द प्राइस में मिल रही है या हाफ, क्योंकि यू कॉन्स्टेंटली फील चीटेड। एक सही शब्द नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने एक गलत डिसीजन लिया कि इसकी प्राइस गिरते जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी होनी चाहिए जो भाई एक प्राइस को रेगुलर पीरियड पे रेगुलेट करे कि भाई एक चलाए प्राइस को, जैसे कि इसकी प्राइस, जैसे कोई कमोडिटीज़ है जिसकी प्राइस आज जो बेसिक एसेंशियल चीज़ है जिसकी गवर्नमेंट ने प्राइस कैप बना रखी है या रेंज बना रखी है कि इसके बाहर आप नहीं बेच सकते इसको, वैसा आपको नहीं लगता एक बॉडी होनी चाहिए जो इसको कर सके? So बेसिकली इसमें क्या है कि ये जो मार्केट है ना इंडिया में अभी इवॉल्व हो रहा है। जब हमने भी चालू किया था वी वर द फर्स्ट प्लेयर्स एंटर करने के लिए। उसके बाद काफ़ी लोग हैं जिसने ये बिजनेस में एंटर किया है इन द फॉर्म ऑफ लूज डायमंड्स या तो फिर इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। सो धीरे धीरे करके ये इवेंचुअली विल हेड इन दैट डायरेक्शन कि एक एजेंसी बन जाएगी एंड जिसमें एक प्राइस बैरोमीटर, एक जो रेंज बोलते हैं ना वो रेंज में आके खेलना चालू होगा। पर एज ऑफ नाउ ये थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड एक सेक्टर है, काफी इट्स अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल। काफी लोग हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं एंड अपनी इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि हमें खाली प्राइस में ही खेलना है। अगर आप कोई चीज़ है जो 60,000 में बेच रहे हैं मैं उसको 55 में बेचूँ, अगर आप 55 में बेच रहे हो तो मैं उसको 50 में बेचूँ, तो वो धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो जाएगी। ये सेम चीज़ नेचुरल में शायद लोगों ने देखी होगी काफ़ी साल पहले, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बट ये बिजनेस में भी धीरे धीरे करके वो एक ट्रैक्शन आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन नेचुरल में भी अगर देखने जाए तो एक लिस्ट आता है मेरे ख्याल से जो वीकली पब्लिश होता है, जिसको क्या कहते हैं कुछ रैपोर्ट लिस्ट होता है, हाँ, जो तो उसमें एक जो प्राइस ये होता है, लेकिन वो एक पीस ऑफ पेपर है, बाकी ट्रेड तो वैसे भी मतलब अगर आप लेने जाए और किसी को कम में बेचना हो पैसे की जरूरत तो वो फिर भी बेच सकता है, तो रेगुलेशन तो वहाँ पे भी नहीं है। इसमें क्या होता है, एक बेसिक बेंचमार्क है। अभी आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रैपोर्ट की लिस्ट है तो उसके ऊपर आप अपना डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं। मुझे इसमें से 40% डिस्काउंट देना है कि 50% डिस्काउंट देना है कि जो भी है। करेक्ट। पर एक बैरोमीटर, एक बेंचमार्क है। करेक्ट। अभी जैसे 20-25 साल पहले एक ही माइनिंग कंपनी थी जो 90% ऑफ बिजनेस डोमिनेट करती थी। कौन सी थी ये? डी बियर्स करके एक कंपनी है। अच्छा। तो बेसिकली 90% उनका मार्केट शेयर था। DTC से कनेक्टेड, DTC, ओके, डायमंड ट्रेडिंग कंपनी। ओके। सो वो इनफैक्ट कंट्रोल करती थी। उसके बाद काफी नई कंपनीज आने चालू हुई। सो बेसिकली प्राइसिंग में एक फेरफार आया, क्योंकि एक कंपनी के हाथ से निकल के इनफैक्ट 3-4 अलग अलग माइन से जो सप्लाई करना चालू हुआ। करेक्ट। सो उसके बाद एक ही रैपोर्ट लिस्ट आई जिसमें एक सेंट्रल एजेंसी है जो बेसिकली डायमंड का एक पैरामीटर देती है कि ये क्वालिटी है, ये साइज का अगर स्टोन है, ये प्राइस होनी चाहिए। उससे और मार्केट के प्राइस में काफी फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें लिखा हुआ हो, डॉलर में आती है, उसमें अगर लिखा हुआ हो कि ये 15,000 डॉलर का स्टोन है जो इंडियन रुपीज में शायद आज के तारीख में 12 लाख रुपए, और मार्केट में जब आप जाओगे तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। ओके, 12 लाख की प्राइस है, जैसे MRP हो, 12 लाख की MRP है, उसको में 30% डिस्काउंट मिलता है। सो वो लार्ज एक्सटेंट एक बैरोमीटर पे फिट हो जाता है। सो प्राइस लिस्ट 100 रुपए लिखा हुआ है, अब उसमें आप 60 में बेचो, 70 में बेचो, जैसा आपका जो हिसाब से आपको मतलब पैसे की जरूरत है तो कम में बेच दो, अगर आपको आराम से बिजनेस करना है मैं कम में नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचो, लेकिन एक 100 रुपया प्राइस लिस्ट है जरूर। तो ये चीज लैब ग्रोन में भी अप्लाई होती है, मतलब मैनमेड डायमंड्स में भी ये रैपोर्ट लिस्ट जो है वो। सो एज ऑफ नाउ बिकॉज ये डायमंड ही है, तो हम वही रैपोर्ट लिस्ट को एज अ बेंचमार्क गिनते हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट डिफाइन करते हैं। पर यहाँ पर डिस्काउंट 30% नहीं होता, वो लिस्ट के ऊपर शायद हम 90% डिस्काउंट दें, क्योंकि वो खाली एक बेंचमार्क, एक बैरोमीटर है, वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टोन नहीं है। ओके। बट अभी धीरे धीरे करके इसमें क्या हो जाएगा है कि वो लिस्ट साइड में रह जाएगी, इसमें पर कैरेट प्राइस हो जाएगा फिक्स्ड।
कि आपको 1 कैरेट का स्टोन चाहिए तो शायद 60,000, 2 कैरेट का स्टोन चाहिए तो शायद 60,000 इंटू 2, करेक्ट 3 कैरेट का स्टोन चाहिए तो शायद 60,000 इंटू 3, करेक्ट उस हिसाब से एक पर कैरेट रेट फिक्स हो जाएगा। करेक्ट सो मतलब हम उस तरफ ही इनफैक्ट बढ़ रहे हैं कि वो जो बेंचमार्क था कि हमें नेचुरल के हिसाब से ही इसको प्राइसिंग करना है, वो शायद स्टार्ट ऑफ करने के लिए एक गलत सिस्टम था जो चालू हो गया। ओके, क्या ये अगले आने वाले 25 साल करने वाला बिजनेस है? सो सी इट्स अ टेक, हम्म, ये मार्केट पेनिट्रेशन तो बढ़ने ही वाला है। इसका स्कोप भी ट्रिमेंडस है, क्योंकि जो हिसाब से अपन ने शुरुआत में बात की थी, ये जो प्रोडक्ट है वो केटर करता है मासेस, जो बेसिकली जो 3-4% लोग हैं जो भी बाय कर रहे हैं, उसके अलावा कैसे इसको बिजनेस को मार्केट पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो सच अ लार्ज अपॉर्चुनिटी है इसमें कि 10-15 साल तो ये किधर नहीं गया, और धीरे धीरे करके ये मेन स्ट्रीम हो ही जाए, उसमें कोई डाउट। अभी मुझे ये पता है कि आप मुंबई में बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपकी कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, बेचती है, या क्या करते हैं, मुझे आप विस्तार से बताइए थोड़ा सा। सो बेसिकली वो कंपनी का नाम है एवरब्राइट ज्वेलरी एंड डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड, वी आर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी कंपनी। हमारा ऑफिस बेस्ड है आउट ऑफ अपराउज इन मुंबई, एंड वी हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑनलाइन। बेसिकली हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे काफ़ी प्रेजेंस है। हमारे ऑफिस में ही हमारा एक शोरूम भी है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं इनफैक्ट, एंड काफ़ी अट्रैक्शन है ये चीज़। किसी को खरीदना है तो आपकी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमको रीच आउट कर सकते हैं, गूगल पे हम काफ़ी एक्टिव है तो वहाँ पर इनफैक्ट रीच आउट कर सकते हैं। प्लस हमने क्या किया है, इनफैक्ट काफ़ी रिटेलर से अक्रॉस इंडिया टाई अप भी किए हुए हैं, जहाँ पे हम हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ से किसी को ऑर्डर दे रहे हो, वो बॉम्बे नहीं आना चाहते और उन्हें बिकॉज लैब ग्रोन पता नहीं है तो वो देखे कहाँ पर। हमने वैसे रिटेलर्स के साथ भी टाई अप किए हुए अलग अलग रीजन्स में, नॉर्थ में, साउथ में, दुबई में, तो जहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट जाके देख सकते हो साइट, एंड देन यू कैन ईदर प्लेस एन ऑर्डर देयर, वहाँ पर ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या तो फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो हमने जो इनफैक्ट देखा है लास्ट 4 years में, फनी स्टोरी, बट जब हमने चालू किया था 2020 में, हमें वैसे जैसे हम क्रेडिट कार्ड की कंपनी हो वैसी फीलिंग आती थी। लैब ग्रोन का बोल के सीधा फोन कोई पटक देता था, और आज के तारीख में काफ़ी ट्रैक्शन बढ़ गया है, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, पीपल आर अवेयर कि लैब ग्रोन होता क्या है। करेक्ट। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आई थिंक हमारे वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग एजेंसीज है। मुझे ये चीज़ आपको पूछनी थी कि जो यूएस प्रेसिडेंट की वाइफ को गिफ्ट किया गया था अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो यही चीज़ थी जो आप? बिल्कुल, लैब ग्रोन डायमंड ही था। आपसे तो नहीं खरीदा था? ऐसा तो नहीं कि खरीदा था लेकिन आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप बता नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यस, बिल्कुल वो लैब ग्रोन डायमंड ही था, 7.5 कैरेट का डायमंड था वो। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर इसको प्रमोट करते हैं तो एक लोगों में एक सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक विश्वास बैठता है लोगों का कि भाई ये चीज़ अच्छी है, मतलब ये बुरी नहीं है चीज़, क्योंकि नहीं तो प्रधानमंत्री की जो इमेज है वो कोई उनकी आइडियोलॉजी से अग्री डिसएग्री कर सकता है, लेकिन वो कोई गलत चीज़ को प्रमोट करे डायरेक्टली, ऐसा तो लोग नहीं मानेंगे, तो शायद उससे भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। 100%। आई थिंक वही तो मैं बोल रहा हूँ इनफैक्ट कि ये गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी है। ये एक बार जब मोदी जी ने जाके वो गिफ्ट दिया तो सडनली हमारे ट्रैक्शन बढ़ गया। हर कोई आगे पूछ रहा था कि 7 कैरेट का स्टोन कितने में मिलेगा, 7.5 कैरेट का वही एग्जैक्ट स्टोन। फनी पार्ट था कि लोगों को वही एग्जैक्ट स्टोन चाहिए था और वही कश्मीरी बॉक्स में चाहिए था। स्टोन तो हम अरेंज कर सकते हैं, बॉक्स का थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मोदी जी ने इंडिया मतलब सिंगल होके भी बहुत सारे हस्बैंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उस दिन। जो नेचुरल डायमंड की डिमांड जिनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड करती होंगी कि भाई मुझे 7 लाख वाला चाहिए, उन्होंने 60,000 में बोला कि देखो मोदी जी दे रहे तो हम भी यही देंगे। बिल्कुल 100%। बहुत अच्छा है। तो लास्ट चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि आपने जैसे कहा कि एक लॉन्ग टर्म 25 साल वाला आप इसका विजन देख रहे हैं, आपका पर्सनली नेक्स्ट 10 साल के बाद गोल क्या है? वेयर डू यू वांट टू टेक दिस कंपनी एवरब्राइट आपकी जो है, और आपका पर्सनल गोल व्हाट इज इट आफ्टर 10 years दैट यू आर लुकिंग? आप क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं दोनों चीज़ को, आपको और आपकी कंपनी को? सो लाइक जो हमारी जर्नी रही है लास्ट 3-4 years, लाइक जैसे मैंने बताया है, फीलिंग कि हम क्रेडिट कार्ड की कंपनी है टू करंटली वन ऑफ द बेटर नोन ब्रांड्स ये इंडस्ट्री में। अगर आज लैब ग्रोन का आप नाम लो तो आप एवरब्राइट का नाम पक्का सुनोगे।
सो यहाँ से हम इनफैक्ट हमारा जो फुटहोल्ड है वो और इंक्रीज करना चाहते हैं। सो सून हम अपने खुद के रिटेल शोरूम्स भी डाल रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में। आप देखोगे मुंबई में है या तो फिर साउथ की कोई सिटीज़ में है, नॉर्थ के कोई सिटीज़ में, धीरे धीरे करके वो पेनिट्रेशन भी बढ़ाएंगे। इसलिए ये बिजनेस अगले 10 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम इनफैक्ट सोच रहे हैं इस बिजनेस। प्लस हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस भी है वो भी इनफैक्ट काफ़ी आप इंक्रीज करते हुए देखोगे ओवरऑल। एंड एज अ बिजनेस इसके ग्लोबल एम्बिशंस है। हम एवरब्राइट को खाली इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी अपने स्टोर्स खोलना चाहते हैं। ओके, फ्यूचर में जाके इनफैक्ट दुबई इज ऑल्सो लवली ऑप्शन जहाँ पर स्टोर्स खोल सकते हैं। Okay. बट 100% रिटेल एंड 100% D2C। सो अभी ये मैं पूछना भूल गया, अभी आपको आपकी ज्वेलरी किसी को देखनी हो ऑनलाइन नहीं और किसी को देखनी हो तो ये आपने जो स्टोर्स बताए वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है जहाँ जहाँ देखने मिल सकता है, और आप फ्यूचर में अपने स्टोर्स भी खोलेंगे अपने? ओके, स्टैंड अलोन स्टोर। सो हमें क्या चाहिए ना, बेसिकली हमें पूरा एक्सपीरियंस कंट्रोल करना है। करेक्ट। अभी जो हिसाब से हम एज अ कंपनी कन्विंस है टुवर्ड्स लैब, नॉट नेसेसरी कोई और कन्विंस हो। यस, अगर वो खुद कन्विंस ना हो तो वो एंड कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएगा। राइट। अगर कोई कस्टमर एवरब्राइट का पीस परचेज करता है तो हमें इनफैक्ट उसको कंप्लीट फुल एक्सपीरियंस का पैकेज चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर थिंकिंग कि हमें अपने खुद के स्टोर्स खोल रहे हैं। करेक्ट। ताकि वो पूरा एक्सपीरियंस हम कंट्रोल कर सकें सही बात। एंड कस्टमर के लिए। वहाँ पर हर एक स्टोर में इनफैक्ट पूरी जर्नी भी दिखाएंगे कि रफ डायमंड कैसे दिखता है, पॉलिश कैसे दिखता है, इवेंचुअली सर्टिफाई होकर ज्वेलरी में जाता है। थोड़ा एजुकेट भी करेंगे जो शायद सब लोग इसमें क्या है ना, ये प्रोडक्ट नया है। करेक्ट। यहाँ पे अवेयरनेस इज वन थिंग जो मिसिंग है। ऑफ कोर्स लास्ट 2-3 साल में काफी अवेयरनेस बढ़ी है, पर अभी भी सरफेस लेवल, वो लेवल पर नहीं पहुंची। अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में ग्रास रूट लेवल पे बन जाए तो उन्हें नहीं पता। एक बार अवेयरनेस हो देन द कस्टमर कैन मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। करेक्ट। कि उनको नेचुरल खरीदना हो, लैब ग्रोन खरीदना हो, सीजेड खरीदना हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि उनको अवेयरनेस हो। सो मैं इनफैक्ट वही ट्राई कर रहे हैं एंड वही करते आ रहे हैं एंड वही करते रहेंगे इनफैक्ट द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आल्सो, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एंड एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर कोई बैंगलोर में भी है तो वो देख पाए, अगर कोई चेन्नई में भी है तो कोई देख पाए, अगर कोई हैदराबाद या दिल्ली NCR या गुड़गांव से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो अपने नियरेस्ट लोकेलिटी में जाके देख पाए कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है। करेक्ट, करेक्ट। इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन था ये, इन्फॉर्मेटिव भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और मुझे मज़ा आया। ये बात बाद में आती है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि आज आपने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बचा लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, और बहुत मज़ा आया आपके साथ। वी होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू।